आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 15 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। बाहर से फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर वो आवाजें मौदूम होती चली गईं और बिलाखिर खामोशी छा गई। उसके तकरीबन 10 मिनट बाद सामोली एक और भिक्षु के साथ अंदर आ गया। उसने मुझे और फीपी को बगौर देखा और दूसरे भिक्षु की तरफ देखते हुए कुछ कहने लगा। वो भिक्षु तहखाने से बाहर चला गया और 10 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में क्रीम की 2 शीशियां थीं। उसने दोनों शीशियां फर्श पर रख दी। सामोली ने एक शीशी उठाकर देखी और फिर उसे रखकर दूसरी उठा ली और उसमें से गुलाबी रंग की क्रीम उंगली से निकालकर फीपी के पैर पर मलने लगा। फीपी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इस तरह मालिश करने से भी उसे तकलीफ हो रही थी। और फिर सामोली ने उसके पैर को दोनों हाथों से पकड़कर झटका दिया। फीपी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सामोली बड़बड़ाते हुए पैर की मालिश करता रहा और फिर उसके पैर पर कपड़ा लपेट दिया। फीपी बतदरीज पुरसुकून होती चली गई। इस दौरान में सवाना क्रीम की दूसरी शीशी उठाकर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। मेरे जिस्म पर लातादाद खराशें थी। कई जगहों से खाल छिल गई थी। शदीद जलन हो रही थी, लेकिन मैं अपनी तकलीफ जब्त किए बैठा था। सवाना मेरे जिस्म के मुतासरा हिस्सों पर क्रीम मल रही थी। जहां क्रीम लगती वहां अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगता। फिर मैं भी पुरसुकून होता चला गया। मेरे जिस्म पर जलन और दर्द हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गया था। सवाना वही क्रीम फीपी के जिस्म की खराशों पर लगाने लगी। सामोली वहां से उठकर कमरे के कोने में चला गया, जहां छोटी मेज पर रेडियो की शक्ल से मिलता जुलता एक बक्स रखा हुआ था। वो मेज के सामने फर्श पर बैठ गया। उसने पहले इस बॉक्स में से एंटीना खींचकर बाहर निकाला और फिर बॉक्स पर लगे मुख्तलिफ डायल्स को हरकत देने लगा। वो ट्रांसमीटर था। सामोली किसी से राब्ता कर रहा था। फिर वो तकरीबन 10 मिनट तक ट्रांसमीटर पर किसी से बातें करता रहा और बिला आखिर ट्रांसमीटर बंद करके हमारे पास आ गया। सवाना और फीपी से चंद जुमलों का तबादला करने के बाद वो मेरी तरफ देखता हुआ तहखाने से बाहर निकल गया। दूसरा भिक्षु भी उसी के साथ था। मैं फीपी के करीबी फर्श पर दोजानों बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसका लिबास भी मेरी तरह झाड़ियों में उलझकर फट गया था और सामने से उसके जिस्म 2-3 जगहों से बरहना हो रहा था। फीपी ने मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। क्या ये सब कुछ भी बुद्ध की तालीमात में शामिल है? मैंने तहखाने में पड़ी हुई राइफलों और दूसरी चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बुद्ध ने अमनो आश्ती और भाईचारे का दर्ज दिया है। फीपी बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त भी बुद्ध की तालीमात में शामिल है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि अपने आप को जालिम के सामने ज़िबा होने के लिए पेश कर दो। अपने दिफा का हक तो दुनिया के हर मजहब ने दिया है। जब पानी सर से गुजर जाए तो कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे जाती है। सब्र का दामन छूट जाता है और अपने आप को बचाने और इंसानियत को शैतानी कुव्वतों से बचाने के लिए हाथों और पैरों को हरकत देनी पड़ती है। ये हथियार एक तरफ इंसानियत की तबाही का बायस बनते हैं तो दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ का मौका भी फराहम करते हैं। अगर हमारे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार ना होते तो वो लोग हम सबको गोलियों से भून देते। पर वो कौन लोग थे? तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। हमसे कोई दुश्मनी होती तो खानका पर हमला किया जाता, लेकिन पहली गोली वहां चलाई गई थी जहां तुम मेरे साथ बैठे थे। मैं कांप कर रह गया। इस खानका में रहते हुए अपने दुश्मनों को तो मैं भूल ही गया था। मेरा ख्याल था कि बैंकॉक में मेरी तलाश में नाकाम होकर वो लोग मेरा ख्याल जहन से निकालकर वापस चले गए होंगे। उनके तसव्वुर के बगैर ये दिन कितने सुकून से गुजरे थे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं था और उन्होंने बिलाखिर मुझे ढूंढ निकाला था। फीपी का कहना दुरुस्त था। यह हमला मेरे ऊपर ही किया गया था। उनकी चलाई हुई पहली गोली मुझसे चंद फुट के फासले पर लगी और दूसरी गोली चलने से पहले ही फीपी ने मुझे धक्का देकर वहां से हटा दिया था। अगर मैं अकेला होता तो यकीनन वो मुझे गोलियों से भून देते। बहरहाल खेल दोबारा शुरू हो चुका था। इस सूरत हाल से मुझे एक अंदाजा ये भी हुआ कि हमला करने से पहले वो लोग या उनका कोई आदमी मेरी निगरानी करता रहा था। मेरे मामूलात का जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि मुझ पर हमला करने का बेहतरीन वक्त वो होगा जब हम सुबह सवेरे जॉगिंग के बाद उस जगह बैठकर कुछ देर आराम किया करते थे। लेकिन खुशबख्ती एक बार फिर मेरी ढाल बन गई थी। सामोली रेडियो पर किससे बात कर रहा था? मैंने मेज पर रखे हुए बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मास्टर फू फांग से। हमारा हेडक्वार्टर बैंकॉक में है और मास्टर फू उसका इंचार्ज है। उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। हेडक्वार्टर से कुछ आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम में ये गुफ्तगू जारी थी कि सामोली तहखाने में आ गया। वो पहले सवाना और फिर फीपी से कुछ बातें करता रहा। फिर उसने झुककर फीपी को गोद में उठा लिया और तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सवाना और मैं भी उसके पीछे चल पड़े। ऊपर वाले हॉल में खिड़की के करीब एक बुद्ध भिक्षु अब भी राइफल ताने खड़ा था। उस खिड़की से टीलों की तरफ का दूर दूर का इलाका नजर आ रहा था। एक भिक्षु रिहायशी क्वार्टर्स के करीब एक जगह पोजीशन लिए खड़ा था और 3 भिक्षु हमलावरों की तलाश में टीलों की तरफ गए हुए थे।
पीपी को कमरे में दरी पर लेटा दिया गया और सामोलू से कुछ हिदायत देता हुआ बाहर चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस वक्त सुबह के 8 बजे होंगे। हम लोग 7 बजे नाश्ता कर लिया करते थे, लेकिन आज इस गड़बड़ की वजह से देर हो गई थी। सवाना नाश्ता तैयार करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। नाश्ता हो, दोपहर या रात का खाना, चावल ही इस्तेमाल होते थे। अलबत्ता हर मर्तबा जायका मुख्तलिफ होता था। 10 बजे के करीब 2 गाड़ियां वहां पहुंच गईं। एक बंद वैन थी जिससे 3 आदमी उतरे और दूसरी पिकअप थी जिसके पिछले हिस्से में बेंचों की तरह आमने सामने सीटें बनी हुई थी। उस पिकअप में 6 आदमी थे। वो सब नीचे उतर आए। उनमें कोई भी भिक्षुओं जैसे लिबास में नहीं था। किसी ने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी, किसी ने सिर्फ निकर। सबके बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। इन हुलियों में वो छटे हुए बदमाशी लगते थे। वो सब मुसल्ला थे। किसी के पास राइफल थी, किसी के पास पिस्तौल और किसी के पास रिवॉल्वर। मैं खानका की बारादरी में खड़ा उन लोगों को देख रहा था। सामोली और 2 भिक्षु उनके इस्तकबाल के लिए वहां पहुंच गए थे। सामोली बंद वैगन से उतरने वाले एक दराज कामत आदमी को कुछ बता रहा था। उस शख्स ने नीली जीन्स और डेनिम की ओपन शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन सामने से खुले थे। उसके बाल भी अगरचे लंबे थे लेकिन पीछे की तरफ सलीके से बने हुए थे। बहुत बारीक मूछें थी और थोड़ी पर चंद बाल थे। वही एक आदमी था जो इन सब में माकूल दिखाई दे रहा था। वो लोग खानका की तरफ आने लगे तो मैं दौड़ता हुआ पीपी वाले कमरे में पहुंच गया और उसे उन लोगों के बारे में बताने लगा। मैंने दराज कामत और निस्बतन माकूल हुलिया वाले आदमी के बारे में बताया तो उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो मास्टर फू फांग है, मास्टर महाराज वंग वांग्याय का नायब और सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमी है। वो हेडक्वार्टर का इंचार्ज है। पीपी ने पहले भी मुझे मास्टर फू के बारे में बताया था और अब मुझे याद आ गया कि जब मैं और प्रताप सिंह उत्तम सिंह के पास गए थे तो उसने हमें मशवरा दिया था कि अगर महाराज से मुलाकात करनी है तो पहले उसके नायब फू फांग से मिला जाए। लेकिन फू फांग उन दिनों चाय मांग गया हुआ था और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। चंद मिनट बाद बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मास्टर फू और सामोली अंदर दाखिल हुए। मैंने जल्दी से उठकर उन दोनों को बो किया। थाई, जापानी और चीनी बाशिंदे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ताजीमन झुक जाते हैं। मार्शल आर्ट में तो इसे एक बुनियादी उसूल की हैसियत हासिल है। खिलाड़ी जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को बो करते हैं। मास्टर फू एक बारोब शख्सियत का मालिक था। उसने मेरा कंधा थपथपाया और फिर पीपी की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो उठने की कोशिश कर रही थी। मास्टर ने उसे कुछ कहा तो वो दोबारा लेट गई। मास्टर उससे बातें करता रहा और मैं दोनों हाथ बांधे एहतरामन एक तरफ खड़ा रहा। एक भिक्षु और मास्टर फू के साथ आए हुए 2 आदमी बाहर खड़े थे। तकरीबन 20 मिनट बाद मास्टर फू बाहर निकल गया। बाहर खड़े हुए भिक्षु ने अंदर आकर पीपी को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर आ गया। पीपी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं भी साथ चलूं, हम लोग शहर जा रहे हैं। पीपी को बंद वैगन की पिछली सीट पर बिठा दिया गया और मैं भी उसके साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद मास्टर फू और एक और आदमी वैगन में बैठ गए। ड्राइवर पहले से मौजूद था। हमारी वैन के पीछे वो पिकअप भी थी और उसमें सिर्फ 3 आदमी थे। बाकी 3 आदमी को उस खानका में ही छोड़ दिया गया था। वैन पथरीले रास्ते पर चलती हुई सड़क पर आ गई और तेज रफ्तारी से एक तरफ दौड़ने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद हम शहर में दाखिल हो गए। वैन मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई वार्ड ट्रेमेट से जरा आगे चाइना टाउन की तरफ घूम गई और एक तंग सी गली में मुड़कर रुक गई। पिकअप भी चंद गज पीछे रुक गई थी। वो तंग सी गली थी। जिस मकान के सामने वैन रुकी उसका दरवाजा गली के दूसरे मकानों की निस्बत ज्यादा कुशादा था। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर थाई और अंग्रेजी में महाराज वांग वांग्याय जिम्नेजियम एंड मोए थाई स्टेडियम लिखा हुआ था। उसके नीचे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के अल्फाज भी लिखे हुए थे। मास्टर फू वैन से उतर गया। वैन के रुकते ही 2 आदमी जिम्नेजियम के दरवाजे से बाहर आए। मास्टर फू ने उनसे कुछ कहा और वो दोनों तेजी से वैन के करीब आ गए। उनमें से एक ने झुककर पीपी को गोद में उठा लिया और दूसरे ने मेरा बाजू पकड़कर नीचे उतार लिया। बाहर से मुख्तसर नजर आने वाला ये मकान अंदर से बहुत वसी और अरीज था। उसका एक हिस्सा जिम्नेजियम पर मुश्तमिल था और दूसरा स्टेडियम पर। जिम्नेजियम की पिछली तरफ रिहायशी कमरे थे। स्टेडियम में दायरे की शक्ल में सीढ़ियों की तरह सीटें बनी हुई थी जहां तकरीबन 2000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। दरमियान में लकड़ी के तख्तों का चबूतरा था जिसके चारों तरफ मोटे मोटे रस्से तने हुए थे। ये रिंग था जहां मुकाबले होते थे। हमें जिम्नेजियम के पिछले हिस्से की पिछली तरफ एक कमरे में पहुंचा दिया गया। ये लकड़ी का एक तख्ता जिस पर मोटी सी दरी बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां और एक छोटी मेज थी। पीपी को उस तख्त पर लिटा दिया गया और मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हमारे साथ आने वाले दोनों आदमी कुछ कहते हुए बाहर चले गए। तकरीबन 2 घंटों बाद मास्टर फू हमारे कमरे में आ गया। वो देर तक पीपी से बातें करता रहा। उनकी गुफ्तगू में कई मरतबा मेरा नाम भी आया। मैं उनकी सारी बातें तो ना समझ सका लेकिन मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। मास्टर फू के जाने के बाद पीपी ने मुझे बता दिया कि वो अब तक की मेरी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा था।
ये रिहायशी कमरे जिम्नेजियम के पिछली तरफ थे। कई कमरे थे और यहाँ कुछ और लोग भी रिहाइश पजीर थे। इन कमरों के आगे वसी सहन था और उसके बाद अकबी दीवार खासी ऊंची थी। अकबी गली में आमदोरफ्त के लिए दरवाजा भी था जो हमारे आने के बाद लॉक कर दिया गया था। यहाँ 2-3 दिन हमें रेस्ट का मौका दिया गया। इस दौरान में मेरे जिस्म की खराशों पर बाकायदगी से दवा लगाई जाती रही और फीपी के टखने की मालिश भी होती रही। 3-4 दिन बाद मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फीपी अभी चलने के काबिल नहीं हो सकी थी। वो उस पैर पर दबाव डालकर खड़ी नहीं हो सकती थी। यहाँ आने के बाद मेरा लिबास बदल दिया गया, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। मेरी नाक से नथनी वाला काला धागा तो शुरू से ही निकाल दिया गया था। अलबत्ता एक कान में सोने की बाली मैंने खुद ही रहने दी थी। वो बाली मुझे अच्छी लगती थी। वैसे भी मैं इस बाली को चाचा प्रताप सिंह की यादगार के तौर पर अपने कान में रखना चाहता था। 1 हफ्ते बाद मेरी ट्रेनिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस मर्तबा मुझे हुचन नाम एक मास्टर के हवाले किया गया। वो चीनियुल नस्ल था और मास्टर फू का मोतमिद खास समझा जाता था। वो बहुत हलीम, हमदर्द और हंसमुख आदमी था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान में वो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी नजर आता था। चेहरे पर करख्तगी और लहजे में सर्द महरी। जिम्नेजियम में आने वाले सभी लोग उससे खाइफ रहते थे। मेरे साथ भी उसका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि मुझ पर उसकी खास तवज्जो थी। ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद वो मुझे पकड़ लेता और मेरी तरबियत का सिलसिला देर तक जारी रहता। जिम्नेजियम में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक एक बड़ा हुजूम जमा रहता। लगता था जैसे शहर के सारे नौजवान यही तरबियत हासिल करना चाहते हों, और ये शायद महाराज वांग वंग्याई के नाम का असर था। ये शहर का सबसे बड़ा जिम्नेजियम था। सैकड़ों ऐसी मशीनें थी जिन पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज की जाती थी और नौजवानों को अपनी बारी के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता था। मास्टर हुचन जिम्नेजियम बंद होने के बाद मुझे पकड़ के ले आता और कम से कम 1 घंटे तक पंचिंग और किकिंग की प्रैक्टिस करवाता। हवा में मौलिक वजनी बैग पर पंचिंग करते करते मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो जाता, बाजू शल हो जाते और कदम लड़खड़ाने लगते। पंचिंग की ट्रेनिंग का सिलसिला कदरे मुख्तलिफ और बड़ा कठिन था। बैग पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर दायरे बने हुए थे। मुझे इन दायरों पर पंच मारने थे और अपनी जगह से हिलना भी नहीं था। फर्श पर भी निशान लगे थे और मुझे अपने पैरों निशानात की हुदूद में ही रखने थे। मैं मुक्का मारता कहीं था और लगता कहीं था, और अपनी जगह से मैं हिल भी जाता था। मेरी पंचिंग की ये प्रैक्टिस दरअसल एक्यूरेट निशाने के लिए हो रही थी। इस ट्रेनिंग में मैं बुरी तरह थक जाता और जब मैं सोने के लिए लेटता तो फौरन ही आंखें बंद हो जाती। सुबह 5 बजे मुझे फिर जगा दिया जाता। फीफी भी ठीक हो गई थी। उसने भी काम शुरू कर दिया था। उसने मुझे बताया कि मास्टर फू के आदमी उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने वीराने वाली खानका पर हम पे हमला किया था, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। ये तो बहरहाल तयशुदा बात थी कि वह हमला मुझे खत्म करने के लिए किया गया था, और महाराज वंग वांग्याय बहुत नाराज थे कि वो लोग अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। वैसे तो मुझे कोई भी लिबास पहनने की इजाजत थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैं नेकर पहनता था और जिस्म के बालाई हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं होता था। हालांकि मुझे बनियान पहनने की इजाजत भी नहीं थी। मेरे सर पर अब भी बाकायदगी से उस तरह फेरा जाता और भवें भी हर चंद रोज के बाद साफ कर दी जाती। ट्रेनिंग में शामिल मेरे हमउम्र लड़के भी गंजे ही थे। ये तो मुझे बाद में बताया गया कि उन गंजे लड़कों का ताल्लुक किसी न किसी खानका से था जिन्हें मुए थाई की ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा जाता था। एक रात में खाने के बाद टहलता हुआ स्टेडियम वाले हिस्से की तरफ निकल गया। स्टेडियम में किसी तरफ सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। रोशनी सिर्फ उस हिस्से में थी, जबकि बाकी स्टेडियम तारीकी में डूबा हुआ था। उस स्टेडियम में आमदोरफ्त के लिए 3 गेट थे और कोई भी गेट 7-8 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं था। हर गेट के अंदर दाएं बाएं छोटे छोटे कमरे बने थे जो ड्रेसिंग रूम कहलाते थे। मैं एक गेट में दाखिल होकर स्टेडियम के वस्त में बने हुए लकड़ी के चबूतरों पर पहुंच गया। चबूतरा 3 फुट ऊंचा था और उसके चारों किनारों पर लकड़ी के पोल थे जिनके दरमियान मोटे मोटे रस्से बंधे थे। मैं इस रिंग और स्टेडियम की सीटों को देखते हुए सोच रहा था कि एक दिन मैं भी यहाँ किसी हरीफ से मुकाबला करूंगा। ट्रेनिंग हासिल करते हुए अब मेरे दिल में भी ख्वाहिश मचलती थी कि मैं मुए थाई का मास्टर बनूं। मैं इधर उधर देख रहा था कि सामने वाले गेट के अंदर की तरफ एक साए को देखकर मुतहरिक देखकर मैं चौंक गया। उस तरफ तारीकी थी। मेरा ख्याल था कि वो कारकुनों में से कोई होगा, लेकिन बाद में मुझे अपना ये ख्याल बदलना पड़ा। वो यहाँ का आदमी हरगिज नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो तारीकी में छुप गया। मेरे दिल में हल्का सा खौफ महसूस हुआ। मुझे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि वो दारा या किम का कोई आदमी हो सकता है। मुझे यकीन था कि वो लोग अब भी मेरी ताक में होंगे और मौका मिलते ही हमला करने की कोशिश करेंगे। मैं जिस तरफ जाना चाहता था उस तरफ भी एक गेट था, लेकिन अभी मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि वो आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस वक्त स्टेडियम में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी और उसकी बहुत मध्यम सी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही थी। वो शख्स अब रिंग की दूसरी तरफ पहुँच गया था। मध्यम सी रोशनी में उसके सफेद दांत चमक रहे थे और चेहरा बड़ा खौफनाक लग रहा था।
वो रिंग के दूसरी तरफ से घूमता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मैं अपने आप को उससे दूर रखने के लिए रिंग के साथ घूम रहा था। उसने मुसलसल मेरी तरफ बढ़ते हुए एक जुमला कहा तो मैं कांप उठा। उसका मतलब था कि यहाँ से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। उसकी बात किसी हद तक दुरुस्त थी। अगर मैं हलक फाड़ फाड़ कर चीखना भी शुरू कर देता तो शायद मेरी आवाज स्टेडियम के बाहर किसी के कानों तक ना पहुंचती। वैसे मैं उस शख्स की हिम्मत की दाद दिए बगैर रह भी ना सका। महाराज याय का ये जिम्नेजियम शेरों की कछार था और वो शख्स उस कछार में घुस आया था। हो सकता है वो किसी तरह छुपकर अंदर रह गया हो, लेकिन उसका यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। उस शख्स ने काले रंग की पतलून और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी और उस सफेद टी शर्ट की वजह से ही वो मेरी नजरों में था। फिर अचानक ही वो दौड़कर दूसरी तरफ आ गया। अब चबूतरे के एक सिरे पर वो था और दूसरे पर मैं। उसके हाथ में चाकू देखकर मैं कांप गया और दूसरे ही लम्हे चीखते हुए तमाशाइयों की नशिस्तों वाली सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ा हुआ। सीढ़ियां लकड़ी के तख्तों की थी। मेरे दौड़ने से धप धप की आवाजें पैदा हो रही थी। वो शख्स भी चीखता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। मैं सीढ़ियों पर दौड़ते हुए हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था ताकि कोई तो मेरी आवाज सुन सके। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैंने दूसरी तरफ झांका। उस तरफ तकरीबन 50 फुट नीचे स्टेडियम की पिछली तरफ वाली गली थी और इत्तेफाक से उस वक्त गली सुनसान पड़ी थी, लेकिन मैं चीखता रहा कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले। वो शख्स मुझसे 5-6 सीढ़ियां नीचे रुक गया और मेरी तरफ देखते हुए दांत कोसने लगा। उसके साथ ही वो एक सीढ़ी ऊपर आता रहा। मैं चंद लम्हे तो उसकी तरफ देखता रहा और फिर बैरूनी मुंडेर के साथ उस तख्ते पर भागने लगा। ये बैरूनी मुंडेर 3 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी और मुझे ये डर भी था कि कहीं मैं बाहर की तरफ न गिर जाऊं। वो शख्स मुझसे 3 सीढ़ियां नीचे मुतवाजी दौड़ रहा था। फिर वो मुझसे जरा आगे निकलकर ऊपर आ गया। मैंने रुककर एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। वो शख्स भी मेरे पीछे था। जब मैंने महसूस किया कि वो मेरे सर पर पहुंच चुका है तो मैं अचानक ही नीचे बैठ गया और वो शख्स जैसे ही मेरे करीब पहुंचा मैंने बड़ी फुर्ती से एक टांग आगे फैला दी। वो शख्स मेरी टांग में उलझा। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया। मैं मौका पाकर दूसरी तरफ भाग खड़ा हुआ। वो शख्स कई सीढ़ियां नीचे जाकर संभला था, लेकिन गालिबन उसे अच्छी खासी चोटें लगी थी और अब चाकू भी उसके हाथ में नजर नहीं आ रहा था। वो सीढ़ियों पर उस गेट की तरफ दौड़ता चला गया जहां से मैं अंदर दाखिल हुआ था। अब वो शख्स मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे पहले वहां पहुंच गया और गेट खोलकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही मुझे पता चला कि उस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई थी कि वो अकेला शेरों की कछार में घुस आया था। वो अकेला नहीं था, उसके निस दर्जन साथी और थे और यहाँ मार्का गर्म था। मुझे अपने आदमियों में मास्टर हुचन भी नजर आ गया जो एक हरीफ से भिड़ा हुआ था। मेरे देखते ही देखते उसने अपने हरीफ के सर पर जोरदार किक लगाई। वो शख्स उलट कर गिरा, उसका सर दीवार से टकराया और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मास्टर हुचन ने मुझे देख लिया था। वो मेरी तरफ दौड़ा और मेरा हाथ पकड़कर जिम्नेजियम वाले हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। मुझे एक कमरे में बंद करके वो वापस दौड़ गया और फिर मेरे कमरे का दरवाजा तकरीबन 1 घंटे बाद खुला। जिम्नेजियम में पुलिस भरी हुई थी। हमलावरों में एक आदमी मारा गया था, उसकी गर्दन टूट गई थी और एक जख्मी हालत में पकड़ा गया था। ये वही आदमी था जिसने मुझे स्टेडियम में घेरने की कोशिश की थी। जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त मास्टर पू जिम्नेजियम में मौजूद नहीं था। सारा मामला मास्टर हुचन ने संभाला था। पुलिस अपनी कार्रवाई में मसरूफ थी और मास्टर हुचन उस जख्मी को एक कमरे में ले गया था। उसके साथ 2 शागिर्द और भी थे, लेकिन उनमें से किसी को हाथ पैर हिलाने की जरूरत पेश नहीं आई। वो जख्मी खुद ही फरफर बोलने लगा था। उसका नाम फोकैट था। वो बाजार का 3rd रेट गुंडा था और ब्लैक टाइगर नामी एक बहुत बड़े गुंडे के लिए काम कर रहा था। ब्लैक टाइगर ने उसकी खिदमत सिर्फ 2 रोज पहले हासिल की थी और 10,000 बात पर मामला तय हुआ था। उसके साथ 5 आदमी और थे। वो लोग बाकायदा मंसूबा बनाकर यहाँ आए थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि मुझे अगवा करने की कोशिश की जाए और अगर इस कोशिश में कामयाब ना हो सके तो मौत के घाट उतार दिया जाए। वो लोग 2 दिन से जिम्नेजियम में आ रहे थे और आज उन्हें मौका मिल गया था। उन सबके पास चाकू और खंजर वगैरह थे। प्रोग्राम ये था कि फोकैट मुझे घेरने की कोशिश करेगा और अगर किसी ने मदाखलत की तो उसके साथ ही मज़ाहमत करेंगे। इत्तेफाक से मैं घूमता हुआ स्टेडियम में आ गया था और फोकैट मेरे पीछे लग गया था, जबकि उसके साथी स्टेडियम के बाहर जिम्नेजियम के दूसरे हिस्सों में मौजूद थे। उस वक्त मेरा ख्याल था कि मेरी चीखों की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, लेकिन स्टेडियम के बाहर मेरी चीखें सुन ली गई थी। मास्टर हुचन फौरन ही हरकत में आ गया था। उसे यह अंदाजा नहीं हो सका था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2-3 आदमी इधर उधर दौड़ा दिए थे और फिर फोकैट के आदमियों से तसादुम हो गया। फोकैट और उसके साथियों का ख्याल था कि वो लोग मुझे वहां से ले जाने या मौत की घाट उतारने में कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं ना चीखता तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते, लेकिन मेरी चीखों ने बाजी पलट दी थी। पुलिस ने फोकैट को अपनी तहवील में ले लिया था। वो मुझे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे, लेकिन मास्टर हुचन अड़ गया कि महाराज की इजाजत के बगैर वो मुझे ले जाने की इजाजत नहीं देगा और महाराज वांग वंग्याय से उलझना पुलिस के छोटे अफसरों के बस की बात नहीं थी।
बहरहाल ये बात महाराज तक भी पहुंच गई थी कि मुझे जिम्नेजियम से अगवा या कत्ल करने की कोशिश की गई थी। पहले शहर से बाहर वाक़ खानका में मुझ पर हमला किया गया और अब जिम्नेजियम में घुसकर कोई कार्रवाई करना गोया उसके लिए चैलेंज की हैसियत रखता था। ये बहरहाल पता चल गया था कि इन हमलावरों की पुष्ट पर ब्लैक टाइगर था। ब्लैक टाइगर को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। ब्लैक टाइगर बहुत ऊंचा बदमाश था। उसका एक बाकायदा गिरोह था जो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था। उसने यहाँ अमरीकी माफिया सिस्टम अपना रखा था। एक गिरोह मंशियात के बिजनेस को कंट्रोल करता और दूसरा तवाइफों के कारोबार की निगरानी करता। इस तरह तमाम शोबे बटे हुए थे। इस मामले में ब्लैक टाइगर के मुलविस होने पर मुझे समझने में देर ना लगी कि दारा ने उससे राब्ता कर लिया था। उसके जरिए मुझे वो या तो अगवा कराना चाहता था या मरवाना चाहता था। ब्लैक टाइगर का गिरोह अगरचे बहुत ताकतवर था, लेकिन महाराज वांग वंग्याई की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। उसे आम शहरियों की इखलाकी हिमायत भी हासिल थी। उसके शागिर्दों की तादाद अनगिनत थी। उसके मामूली से इशारे पर लोग कट मरने को भी तैयार हो जाते थे। लेकिन महाराज खून खराबा नहीं करना चाहता था। उसने ब्लैक टाइगर को पैगाम भिजवा दिया कि वो दारा या किम की हिमायत से हाथ खींच ले और इस शहर का अमन व अमान बर्बाद ना करे। लेकिन ब्लैक टाइगर शराफत की जुबान समझने वाला नहीं था। जो आदमी महाराज का पैगाम लेकर गया था उसकी वापसी एम्बुलेंस पर हुई थी। महाराज वांग वंग्याई ने मास्टर फू को सिग्नल दे दिया। मास्टर फू भी अगरचे महाराज की तरह दंगा फसाद नहीं चाहता था, लेकिन उसने भी कोशिश जरूर की थी कि यह मामला खैर आफियत से तय हो जाए। लेकिन फिर उसे उस बात का यकीन कर लेना पड़ा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इस तरह ब्लैक टाइगर और मास्टर फू में खौफनाक जंग छिड़ गई। और ये जंग मेरी वजह से शुरू हुई थी। जिम्नेजियम में रोजाना सैकड़ों लोग आते। हर संडे नाइट को स्टेडियम में किक बॉक्सिंग के मुकाबले होते, जिन्हें देखने के लिए कसीर तादाद में लोग आते और किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी। इस वाक़े के बाद जिम्नेजियम मेरे लिए गैर महफूज हो गया था, इसलिए मुझे वहां से फिला चाय रोड के पहलू में वाक़ एक इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। ये गुंजान आबादी वाला इलाका था। यहाँ की आबादी अगरचे मिली जुली थी, लेकिन अक्सरियत हिंदुओं की थी। इस इलाके में एक छोटा सा मंदिर भी था। मुझे मल्होत्रा मैंशन नाम की जिस 6 मंजिला इमारत में लाया गया वो भी एक हिंदू की मिल्कियत थी। 2-2 और 3-3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट थे। फ्लैट क्या, मुर्गियों के डड़बे थे जिनमें इंसान रहने पर मजबूर थे। आमदोरफ्त के लिए 2 तंग से जीने और एक लिफ्ट थी। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी। जीनों पर इस कदर गंदगी और गलाजत बिखरी रहती थी कि आते जाते उबकाइयां आने लगती थी। हमारा 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग के सामने के रुख पर तो तंग सी गली थी और पिछली तरफ बाजार था, जहां सुबह से रात तक एक हंगामा सा रहता था। मुझे हैरत थी कि इस पुरहंगाम इलाके में लोग किस तरह जिंदगी गुजारते थे। मेरे साथ 2 आदमियों को भी भेजा गया था। मुझे फ्लैट में पहुंचाने के बाद एक आदमी वापस चला गया और दूसरे को वहीं रहना था। इस फ्लैट में 2 हिंदू औरतें रिहाइश पजीर थी। एक अधेड़ उम्र थी और दूसरी जवान। वो दोनों बहनें थीं। जवान औरत की उम्र 25 साल के लगभग होगी। मैं उसे महाराज के जिम्नेजियम में भी 1-2 मरतबा देख चुका था। एक रोज बातों में इंकशाफ हुआ कि कौशल्या नाम की वो खूबसूरत औरत मास्टर फू की शागिर्द थी और इस इलाके में ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी। उसकी बड़ी बहन शांति सुखम वार्ड रोड के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर मुलाजिम थी। वो सुबह जाती और वापसी रात को होती, लेकिन मेरे आने के बाद वो अपने किसी जानने वाले के यहाँ मुंतकिल हो गई थी। 3 दिन निहायत सुकून से गुजरे। कौशल्या का अब ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। सिंगापुर से निकलने के बाद मुझे पहली मर्तबा यहाँ इंडियन खाने को मिले। कौशल्या अगरचे खुद गोश्त नहीं खाती थी, लेकिन उस रोज उसने मेरे लिए खास तौर पर गोश्त का सालन तैयार किया जो बहुत लजीज था। दिन में 2-3 मर्तबा मास्टर को टेलीफोन पर सूरत हाल मालूम कर लिया करता था। एक रोज मैंने भी उससे बात की थी। जब मैंने उसे ये बताया कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, तो उसने वादा किया कि 2-4 रोज में मुझे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा जहाँ बोरियत नहीं होगी। मेरे कमरे की खिड़की बाजार की तरफ खुलती थी। दिन में तो इस खिड़की के सामने दबीज पर्दा पड़ा रहता, लेकिन शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैं कमरे की बत्ती बुझाकर खिड़की में खड़ा हो जाता और बाजार की रौनक देखता रहता। मुझे इस फ्लैट में रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में फ्लैट के दरवाजे की तरफ मैं कभी नहीं गया। मेरे साथ जो मुहाफिज भेजा गया था वो दाखिली दरवाजे के साथ वाले कमरे में बैठा रहता था। उसके एक तरफ छोटा सा किचन था और दूसरी तरफ बाथरूम। आगे 2 कमरे थे। एक में रात को मैं सोता और दूसरे में कौशल्या। मेरे कमरे में एक छोटा सा बाथरूम भी था। रात को सोते वक्त दोनों कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए जाते थे। इन दोनों कमरों के बीच में भी एक दरवाजा था जो खुला रहता था। एक रात कौशल्या देर तक मेरे कमरे में बैठी बातें करती रही, और जब नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गया। फौरन ही मैं नींद के आगोश में पहुंच गया। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। एक हसीन और जवान औरत मुझसे लिपटी जा रही थी। कभी वो मेरी पेशानी पर बोसे देती और कभी गालों पर। उसके हाथ मुसलसल हरकत में थे। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ रही थी। एक लतीफ से एहसास ने मुझे अपनी लपेट में रखा था। ऐसा एहसास मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था।
اور پھر اس حسین عورت نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر جما دیے اور مجھے بھینچنے لگی. میرا سانس گھٹنے لگا. میں اپنے آپ کو اس عورت کی گرفت سے چھڑانے کے لیے کسمسانے لگا, لیکن اس نے مجھے بڑی سختی سے دبوچ رکھا تھا. اپنے آپ کو اس عورت کے شکنجے سے چھڑانے کی جدوجہد میں میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں کانپ کر رہ گیا. وہ کوئی خواب نہیں تھا, ایک خوفناک حقیقت تھی. کوشلیہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی. اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میں اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا. ارے آرام سے لیٹ جاؤ. کوشلیہ نے سرگوشی کی. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری نظر میں تو آپ کا بہت احترام ہے. میں تو مجھے اپنی بہن یا آنٹی سمجھتے ہو؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. رشتے صرف خون کے ہوتے ہیں, باقی سب فریب ہے. جس شخص نے سب سے پہلے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا وہ عمر میں مجھ سے 30 سال بڑا تھا اور مجھے بیٹی کہتا تھا. میں کسی رشتے کو نہیں مانتی, تم مجھے آنٹی کہو یا دیدی, لیکن میں تمہیں صرف اور صرف ایک مرد سمجھتی ہوں جو میری خواہش پوری کر سکتا ہے. اب تم خاموشی سے وہ کرتے رہو جو میں کہوں. نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو. مجھے کسی ایسے کام کے لیے مت کہو جسے میں برا سمجھتا ہوں اور جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تم بچے نہیں ہو, بھرپور نوجوان ہو. اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. تم کچھ نہیں جانتے. یہی تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی کیا ہے. زندگی کی اصل رنگینیاں اب تک تمہاری نگاہوں سے اجھل رہی ہیں اور میں تمہیں ان سے متعارف کرانا چاہتی ہوں. آؤ, مجھ سے دور مت ہٹو. دیکھو, میری طرف دیکھو. نہیں. میں نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے قریب آ گیا. میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے. کوشلیہ بھی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے اوپر آگے لٹکا دیے اور میری پشت سے چپک کر کھڑی ہو گئی. تم زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو. یاد رکھو, اگر تم نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ. پلیز آپ میرے پاس سے ہٹ جائیے ورنہ میں رومیو کو آواز دے کر بلا لوں گا. رومیو اس محافظ کا نام تھا جو باہر والے کمرے میں سو رہا تھا. یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی. وہ مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئی. اس نے مجھے باہوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور میری طرف دیکھنے لگی. کسی کی نظروں میں ایسی سرد مہری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. تم اپنی زبان بند رکھو گے. اس کی سرگوشی میں بھی دھمکی پوشیدہ تھی. اس نے ایک جھٹکے سے میرے بازو چھوڑ دی اور پیر پٹکتے ہوئے اندرونی دروازے سے گزر کر اپنے کمرے میں بیڈ پر جا گری. میں بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا. میری عجیب کیفیت تھی. دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور پورے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں. جسم کے مسام پسینہ اگل رہے تھے اور سانس تیز ہو رہی تھی. میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا اور تازہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. میں نے اپنے بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن اب کوشلیہ کے اس طرز عمل نے میرے دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی. کیا میں واقعی اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ عورتیں مجھ سے اس قسم کی توقعات وابستہ کر سکیں؟ میں تو اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا تھا اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں سوچی تھی. میں نے کئی عورتوں کو نیم برہنہ بھی دیکھا. سنگاپور میں تو ہارا کاشی کے ساتھ میں لپٹ کر سوتا رہا تھا, لیکن میرا ذہن کبھی پرگندہ نہیں ہوا تھا. کاشی کی آغوش میں مجھے ہمیشہ سکون ملا تھا. اس کے سینے سے لپٹ کر میں نے ہمیشہ ممتا کی گرمی محسوس کی تھی. کئی مہینے تو خانقاہ میں پھی کے ساتھ رہا تھا. وہ کوشلیہ سے زیادہ حسین اور جوان تھی اور رات کو میں اکثر اس کے ساتھ لپٹ کر سویا کرتا تھا, لیکن میرے ذہن میں کبھی کوئی شیطانی خیال نہیں آیا تھا. کوشلیہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ذہن میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں آئی تھی, لیکن آج کوشلیہ نے جو حرکت کی تھی اس نے مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا, اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میری کنپٹیاں سلگنے لگی. میں نے مڑ کر دیکھا. کوشلیہ اپنے بیڈ پر بے لباس آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی. اس کا منہ دوسری طرف تھا. اس کے کپڑے میرے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. میں چند لمحے سوچتا رہا, پھر اس کے کپڑے اٹھا کر دبے قدموں اس کے کمرے میں آ گیا. کپڑے اس کے بیڈ پر رکھ دیے, چادر اٹھا کر اس کے جسم پر ڈالی اور دوبارہ کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عمارت کے پیچھے کی وہ سڑک جہاں دن بھر زندگی کے ہنگامے جاری رہتے تھے اور لوگوں کی ہا ہو میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, اس وقت سنسان پڑی تھی. میری آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی. دور کسی کلاک نے 3 بجے کا اعلان کیا تو میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا. کوشلیہ اسی پوزیشن میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی. میں کھڑکی سے ہٹ کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا, مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. دماغ میں اب بھی ہلچل سی مچی ہوئی تھی. بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے کسی کلاک ٹاور سے 4 بجنے کے گھنٹے کی آواز بھی سنی تھی, اور پھر نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو گئیں. صبح میری آنکھ کھلی تو کوشلیہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی. وہ میرے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے مجھے جگا رہی تھی. اٹھ جاؤ, 10 بج چکے ہیں. تمہاری وجہ سے میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا. مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس نے مزید جھک کر میری پیشانی پر بوسہ دیا تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا.
مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے، لیکن پھر کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہوا۔ رات جو کچھ ہوا اسے بھی بھول جاؤ، کوشلیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو ڈیئر، اور بھول جاؤ سب کچھ۔ مجھے یقین ہے تم کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گا، میں کہتے ہوئے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ یہاں پر پارٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 16 سماعت فرمائیں۔